सोचा है कि कैसे एक ही समय पे अगर हम बात करें राजस्थान की तो वहाँ तेज़ गर्मी पड़ रही है, लेकिन वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की तो वहाँ बर्फ़ पड़ रही है। फिर उसी टाइम पे हमने केरल में देखा तो वहाँ बारिश होने लगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही टाइम पे एक ही कंट्री के 3 अलग-अलग पार्ट में 3 अलग-अलग मौसम हो रहे हैं। या फिर अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप सुबह-सुबह मौसम देख रहे हैं, बहुत साफ़ मौसम है, बिल्कुल क्लीन है, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई अचानक से काले बादल छा गए, बारिश शुरू हो जाती है, ऐसा कैसे? क्यों सुबह तो मौसम बहुत अच्छा था, अचानक से कैसे बादल छा गए, अचानक से कैसे बारिश शुरू हो गई? आखिर हमारे चारों ओर ये जो हवा है, ये जो विंड सिस्टम है पूरा, ये एक्चुअल में ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से मौसम चेंज हो जाता है? जिसकी वजह से अभी ठंड बारिश हो रही थी, गर्मी पड़ती है, ठंड भी पड़ती है, ये किस वजह से पड़ती है? ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि एक्चुअल में आपके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है वो है क्या? वो क्या चीज़ से मिलके बना हुआ है? किन-किन गैसों से मिलके बना हुआ है? कैसे ये एटमॉस्फेयर हमें सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से बचा लेता है? और आखिर ये वेदर और क्लाइमेट ये 2 चीज़ें हैं क्या? ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही सारी चीज़ें जानेंगे। सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ स्वाति शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल साइंसिफिकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। इसमें हम जानेंगे कि अगर क्या होगा 5 मिनट्स के लिए अगर आपका ये एटमॉस्फेयर गायब हो जाए। सोचा है कभी? ये जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, जिसमें वो ऑक्सीजन है, वो लाइफ सपोर्टिंग गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सारी एलिमेंट्स हैं जो कि हमें ज़िंदा रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या होगा अगर वो 5 मिनट्स के लिए कहीं गायब हो जाए? अगर वो 5 मिनट्स के लिए कहीं गायब हो भी गया तो ये जो ब्यूटीफुल सी अर्थ है ना हमारी, इस पे कुछ भी नहीं बच जाएगा। ना आप बचेंगे, ना प्लांट्स बचेंगे, ना कोई भी नहीं बचेगा। सारी चीज़ें इन 5 मिनट्स के अंदर में डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर ये एटमॉस्फेयर गायब हो जाए। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि ये एटमॉस्फेयर कितना इंपॉर्टेंट है इस अर्थ के लिए। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो चैप्टर नंबर 3 एटमॉस्फेयर एंड द क्लाइमेट। और जैसे कि आप जानते हैं जो एनसीईआरटी लॉन्च हुई है आपकी, ये एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट होने वाले हैं। तो वैसे यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर? क्या है एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन? हाउ डू द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अफेक्ट द प्लैनेट अर्थ? है ना, किस तरीके से अलग अलग जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो अर्थ को अफेक्ट करती है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून? यहाँ आप पढ़ेंगे कि मॉनसून कैसे आता है ना, क्या क्या फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है मॉनसून के लिए। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन वी रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट? हम किस तरीके से जो कार्बन यूज होता है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस चैप्टर में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने वाले हैं और इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते ढूंढते ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट यू सी व्हेन यू लुक अप इन द स्काई? क्या दिखता है आपको जब स्काई में देखते हो? तो फ्लोटिंग क्लाउड्स दिखते हैं, सनशाइन दिखती है आपको, हवाएं महसूस होती हैं। हवा दिखती तो नहीं है, हवा महसूस होती है। तो ये सारी जो होती है वो किस वजह से है? जस्ट अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, है ना। किस वजह से है? ये एयर की चादर की वजह से है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से डेफिनेशन आ गई एटमॉस्फेयर की, इज व्हाट? द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी अर्थ की वो ब्लैंकेट जो अर्थ के मतलब एयर की वो ब्लैंकेट जो अर्थ के चारों तरफ है उसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट इज पुल डाउन अराउंड द अर्थ बाय ग्रेविटी, है ना। और ये नीचे कैसे है? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। अर्थ में ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या है? पुल करती है चीजों को। तो इस वजह से जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को ग्रेविटी ने पुल किया हुआ है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो एक परफेक्ट लाइन में नीचे की साइड है। ठीक है, अब इसमें है क्या? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, अब वो इसमें जो हैवी गैसेस है वो नीचे की साइड मिलेंगी जैसे ऑक्सीजन, और जो लाइटर गैसेस हैं वो ऊपर की साइड मिलेंगी। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर सील्ड us from the harmful radiation coming from sun। यही एटमॉस्फेयर है जो हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाता है, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है ना। इट्स रेगुलेट द अर्थ टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर भी यही रेगुलेट करता है बाय ट्रैपिंग सम ऑफ द एनर्जी, है ना। अर्थ सन की कुछ एनर्जी को ट्रैप करके एटमॉस्फेयर में ये अर्थ की एनर्जी को, अर्थ के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो बाकी की बची हुई सनरेज होती है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उस सनरेज को वो क्या करता है? एस्केप बैक भी कर देता है स्पेस में। यानी देखो, सन की रेज जो आती है ना, कुछ रेज तो एटमॉस्फेयर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और रेस्ट ऑफ द रेज जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसे वो रिवर्ट बैक कर देता है, यानी वापस भेज देता है, जिसके वजह से हमारा अर्थ जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब
ये सब एटमॉस्फेयर का ही तो काम है, ये सब एटमॉस्फेयर की वजह से ही तो हो पा रहा है। तो देखो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, ये सब किसके वजह से है? एटमॉस्फेयर की वजह से। देन पढ़ते हैं हम कॉम्पोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने जो डिस्कस किया था ना बिग क्वेश्चन, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा हुआ था कि कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो चलिए उसी का आंसर इसमें देखते हैं। तो ये अगर आप देख रहे हो तो ये अर्थ है, और यहाँ अर्थ में कॉम्पोजिशन दिखाई हुई है एक्चुअल में गैसेस की। तो देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ना, पूरा ये ब्लू वाला पार्ट जो मैं मार्क कर रही हूँ, है ना, ये क्या है? नाइट्रोजन। यानी सबसे ज्यादा गैस अगर आपके एटमॉस्फेयर में कोई है तो वो नाइट्रोजन, जो कि 78% है। एंड देन उसके बाद कौन सा है? ऑक्सीजन है, जो कि 21%। एंड देन उसके बाद से बाकी सारी गैसेज है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है 0.93%, देन कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%, और फिर बाकी के 0.03% में बाकी सारी गैसेज आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। कोई एक गैस नहीं है बल्कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। ठीक है, और जो कि हमने गैसेस के मिक्सचर यहाँ देख भी लिए, जिसमें कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एबंडेंट में पाया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, डेट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, जो कि हमारे लाइफ के लिए, हमारे अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, ओजोन, हाइड्रोजन, ये कुछ और गैसेज हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन इनकी क्वांटिटी जो है ना वो बहुत कम है ना, तो लेसर क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है। बिसाइड दीज, इस सब के अलावा एटमॉस्फेयर आल्सो कंसिस्ट ऑफ द वाटर वेपर, ऑब्वियसली, है ना। इसके अलावा वाटर के वेपर्स भी हमारे एटमॉस्फेयर में है, एंड टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है ये वैरी करता है, डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ पर सन की रेज जो है वो कैसी पड़ रही है। ठीक है, बट जनरली रेंज क्या रहता है? वो 0.1% टू 0.4% के अराउंड रहता है, बट इट्स डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड द कंडीशन। की बात करें अगर हम जब प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा है, यानी बारिश बहुत ज़्यादा है उस टाइम पे, या आप बात करें कोस्टल एरियाज़ की, ये दो ऐसे सिचुएशन होंगे जिस सिचुएशन में हमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इट मीन्स एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ ये लिखा भी होगा, हाँ, a significant role in the cloud formation and the precipitation. The composition of the atmosphere is varies with the altitude also, है ना, एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है। देखो मैंने जो जितनी भी हैवी गैसेस होंगी, जो डेंस गैसेस होंगी, वो सारी नीचे की साइड होंगी, एंड जैसे जैसे जो लाइटर गैसेस हैं वो ऊपर की साइड चली जाएंगी। ऐसा ही होता है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन पुल की वजह से जो गैसेस हैं वो नीचे की साइड रहती हैं, है ना। उसमें भी जो हैवियर होगी जो वो नीचे होगी, और जो लाइटर वन होगी वो ऊपर 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 इस तरीके से अरेंज्ड होगी। ठीक है, अब देखिए थिंक अबाउट इट में, ये देखो कितना सुंदर पिक्चर दे रखा है ये, है ना। इसमें लिखा है कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन। आप इमेजिन कर सकते हो क्या होगा इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर, अगर कोई एटमॉस्फेयर ना हो। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा? डिस्कस योर थॉट विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो इस थॉट को आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं कि एक्चुअल में एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा। या आप खुद भी अज्यूम करके देखिए, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है इट मीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ सपोर्टिंग गैस नहीं है, और अगर लाइफ सपोर्टिंग गैस दैट इज ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर आप सांस कैसे लोगे? और आप सांस नहीं ले पाएंगे तो ट्रीज कैसे सांस लेंगे? एंड यहाँ पर ही आप समझ सकते हो कि एटमॉस्फेयर नहीं है तो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। यानी पूरा अर्थ जो इतना ब्यूटीफुल सा अर्थ है, ये एकदम एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाएगा सारा। ठीक है, लेट्स रिकॉल। अब देखें, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में एटमॉस्फेयर चैप्टर आप ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर लिखा है हाउ इज नाइट्रोजन यूजफुल फॉर प्लांट। किस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के लिए बहुत यूजफुल है ना। मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी प्लांट ग्रोथ करेंगे। ठीक है, रिमेंबर that you learn in this in the chapter। आपने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी, द इंडिविजुअल लिविंग वर्ल्ड में, है ना, बियॉन्ड आर नेक्ड आइज। मतलब इंडिविजुअल लिविंग वर्ल्ड का मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा था जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो क्लास 8 की साइंस की टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा था, वहाँ पर आपने इसके बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। देन इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। बात करें इसकी तो देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला डायग्राम, इसे समझो। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है। जितना भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, वेदर है, वो सारा ट्रोपोस्फेयर के अंडर में होगा। ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोपॉज, यानी वो जगह जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाती है उसे ट्रोपोपॉज बोला गया है। फिर यहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है। स्ट्रेटोस्फेयर वो जगह है जहाँ पर एरोप्लेन होता है, इसीलिए तो कहते हैं, देखो
वेदर अगर ख़राब भी होता है, थोड़ा-मोड़ा ख़राब भी होता है, तो भी एरोप्लेन उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेदर का फिनोमिना है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो यानी जो क्लाउडी सिस्टम है या कुछ भी ऐसा है तो ट्रोपोस्फेयर वाले कंडीशन में मिलेगा। तो और लेकिन एरोप्लेन जो है वो कहाँ उड़ता है? वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। इसलिए क्लाइमेटिक कंडीशन का, वेदर कंडीशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल और अनलेस कोई साइक्लोनिक कंडीशन ना हो। ठीक है? इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, ये वो पार्ट है जहाँ पर एरोप्लेन उड़ता है और यही वो पार्ट है जहाँ ओजोन लेयर मिलेगी आपको, है ना। इसके बाद स्ट्रेटोपॉज आ गया, मतलब वो जगह जहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर खत्म हो गई है और यहाँ से एक नया आता है क्या, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर है ना, मीजोस्फेयर वो जगह जहाँ पर मीटियोर्स होते हैं। ठीक है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द मीटियोर्स जो होते हैं ना वो यहीं बर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस लाइन रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन द टेम्परेचर विद इंक्रीज एल्टीट्यूड। यहाँ पर बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा टेम्परेचर में, जैसे जैसे मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है इस वाली कंडीशन में। और जो मीटियोर्स होते हैं ना, मीटियोर्स, वो यहाँ पर मैक्सिमम मीटियोर्स यहाँ बर्न हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है मीजोपॉज। मीजोपॉज मतलब वो जगह जहाँ पर वही है, मीजोस्फेयर का लास्ट पॉइंट है। एंड इसके बाद आता है थर्मोस्फेयर, वो जगह जहाँ पर सैटेलाइट्स होती हैं, है ना, और जहाँ पर ऑरोरा बनता है। ठीक है, तो ये थर्मोस्फेयर हो गया। एंड थर्मोस्फेयर के बाद लास्ट फाइनली होता है हमारा एक्सोस्फेयर, यानी ये हमारा बाकी का बचा हुआ यूनिवर्स हो गया। ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में इसमें पढ़ते हैं। देखो, द एटमोस्फेयर हैज अ लेयर स्ट्रक्चर। देयर द लेयर इज डिफाइंड एज द बेसिस ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड, है ना। लेयर अलग अलग है, डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर चेंज पे, डेंसिटी पे और एल्टीट्यूड पे। ठीक है, हायर डेंसिटी जो है वो अर्थ के पास होगी और लोअर डेंसिटी उसके ऊपर ऊपर होगी। डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, इसके बाद डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, द मेजर लेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द आउटर स्पेस इलिस्ट्रेट बिलो। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर की लेयर पाई जाएगी। ये अबाउट एवरेज हाइट इसकी कितनी होती है, 12 किलोमीटर्स की होती है। 12 किलोमीटर्स के अराउंड में ये आपकी पूरी ट्रोपोस्फेयर होती है ना। द एयर वी ब्रीथ, जो भी एयर जिससे हम सांस लेते हैं वो यहीं पर मिलेगी आपको। इवन ज़्यादातर वाटर वेपर्स, क्लाउड्स, सबकी फॉर्मेशन यही मिलेगी आपको। नियरली ऑल द वेदर फिनोमिना, वो ये जितना भी मौसम वाला काम होगा, जितना भी वेदर फिनोमिना होगा वो सारा यही होगा, चाहे रेनफॉल हो, चाहे फॉग हो, चाहे हेल हो, है ना। जो भी कंडीशन है वेदर से रिलेटेड वो सारी इसी में देखने को मिलेगी। तो ट्रोपोस्फेयर इज सेपरेट फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर बाय द ट्रांजिशन जोन कॉल्ड ट्रोपोपॉज। ठीक है, तो ये अभी हमने पढ़ लिया कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक लेयर होती है ट्रांजिशन, जिसे ट्रोपोपॉज बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है डेट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब देखो, ये ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, एक्सटेंडिंग अप टू द 50 किलोमीटर्स। और ये नियरली कितना है, 50 किलोमीटर्स तक ऊपर जाता है, मतलब काफ़ी अच्छी खासी इसकी विड्थ है। ये वो जगह है जहाँ पर एरोप्लेन आइडियली उड़ता है ना, बिकॉज यहाँ पर क्लाउड्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो कोई वेदर डिस्टर्बेंस नहीं होता। वही बात मैं अभी बोल रही थी, स्ट्रेटोस्फेयर में वेदर फिनोमिना नहीं होते हैं, यहाँ पर क्लाउड्स नहीं है, इस वजह से यहाँ एरोप्लेन बहुत आराम से उड़ सकते हैं। और यही कारण है कि मौसम खराब होने के टाइम पे भी फ्लाइट्स उड़ती हैं अनटिल और अनलेस साइक्लोनिक कंडीशन ना हो। जब कंडीशन बहुत ख़राब होती है उस टाइम पे फ्लाइट्स को कैंसिल किया जाता है। इसके बाद ये वही जगह है जहाँ पर लेयर ऑफ ओजोन मिलेगी। ओजोन लेयर व्हाट, ये वही है, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3, है ना। ये वही जगह है जो, ये वही गैस है जो हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है ना, जिसके वजह से हम स्किन कैंसर और भी बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से बच जाते हैं। तो स्ट्रेटोपॉज, अब इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये वो जगह है जहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर एक दूसरे से सेपरेट होता है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं मीजोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट अबव जो थर्ड लेयर है इसको मीजोस्फेयर बोलते हैं, जो कि लगभग 80 किलोमीटर्स तक की हाइट पे है ना, 80 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड हो रहा है ये पूरा। इस लेयर में टेम्परेचर अचानक से कम होता है जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर जो है वो बहुत तेजी से कम होना स्टार्ट होगा। और मैं वही बात बोल रही थी, जितने भी मीटॉर्ट्स होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं वो इस वाली लेयर तक आते आते बर्न हो जाते हैं। मतलब मेसोस्फेयर में आते आते सारे मीटॉर्ट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम बर्न हो चुके होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर, यहाँ पर ये वो जगह जहाँ पर टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू होगा अचानक से, है ना। वैसे तो एल्टीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर घटना चाहिए, है ना, जो कि हमारा स्ट्रेटोस्फेयर तक हमने देखा भी, मीजोस्फेयर तक भी देखा। लेकिन थर्मोस्फेयर में अचानक से क्या होगा, टी से थर्मो, टी से टेम्परेचर, तो यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर एक्चुअल में राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि होगा क्या यहाँ पर, एज द गैस मॉलिक्यूल इन द लेयर एब्जॉर्ब एक्सरे एंड द शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। क्योंकि ये वो लेयर है जहाँ पर जो सन की जो रेज आती हैं उसको यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। तो इस वजह से अब सन की रेज को एब्जॉर्ब किया गया है तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये जो है ये एक्सटेंड है लगभग 80 to 700 किलोमीटर्स तक,
जो कि बहुत ही थिक है। यहाँ ये वही जगह है जहाँ पर रेडियो ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, मतलब जो रेडियो वेव्स होती है वो यहीं ट्रांसमिट होती हैं, यहीं से अर्थ की तरफ जाती हैं। देखो लिखा है ट्रांसमिट फ्रॉम अर्थ बैक टूवर्ड इट, है ना। आयनोस्फेयर इसी का पार्ट है, थर्मोस्फेयर का एक पार्ट है आयनोस्फेयर, है ना। आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर। एडिशनली द नदर्न एंड द सदर्न लाइट्स यानी ऑरोरास इज ऑल्सो अकर इन दिस थर्मोस्फेयर। ये जो फिनोमिना है ना, नेचुरल फिनोमिना, ये इसी वाले कंडीशन में देखने को मिलता है, ये एक्चुअल में थर्मोस्फेयर में ही हो रहा होता है, ठीक है। तो देखिए ये वर्ड अरोरा मतलब का क्या है, इसका मतलब है डॉन या फिर मॉर्निंग लाइट्स। इट इज नेम्ड फ्रॉम द रोमन गॉडेस अरोरा। I don't know the pronunciation of this word exactly, है ना। So the goddess of dawn and refer to the colorful display of the light। दिख रहा है आपको कलरफुल लाइट्स यहाँ पर दिख रही हैं स्काई में, पोल्स के टाइम पे ज़्यादा दिखने को मिलता है ये कलरफुल डिस्प्ले ऑफ द लाइट सीन इन द स्काई नियर द पोल्स, है ना। पोल्स वाली जगह पे देखो लिखा भी था यहाँ पर, नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में लिखा हुआ था। तो ये पोल्स वाले रीजन में देखने को मिलता है। सोलर विंड्स चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय द सन। सोलर विंड्स का मतलब क्या है, वो जो सन के थ्रू जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं वो, है ना। अपॉन रीच टू द अर्थ एटमोस्फेयर इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक पोल्स। जो चार्ज पार्टिकल्स सन की तरफ से आते हैं ना, वो एक्चुअल में पोल्स वाले पार्ट पे पहुंच जाते हैं, अर्थ के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, उस वाले पोर्शन पे ये चार्ज पार्टिकल पहुंच जाते हैं। इज डायरेक्टली टुवर्ड द मैग्नेटिक पोल। एज दीज पार्टिकल इंटरेक्ट विद डिफरेंट एटमोस्फेयर गैसेस, ईच गैसेस ग्लो विद अ पर्टिकुलर कलर। और होता क्या है कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से इंटरेक्ट करते हैं, एटमोस्फेयर में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंट गैसेस से इंटरेक्ट करेंगे। तो पोल्स में जो जो गैसेस होती हैं उन गैसेस से इंटरेक्ट करके, अब जो भी गैसेस होती है ना, हर गैसेस अपना अपना कलर शो करती है चार्ज पार्टिकल्स के साथ। तो वही उन गैसेस के कलर शो होने की वजह से इस तरीके की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो दिस फिनोमिना ऑल्सो नोन एज अरोरा बोरियोलिस, ठीक है, इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस इन अ साउथ हेमिस्फेयर। तो इसका इसी चीज का, इसी फिनोमिना का अलग अलग नाम रखा गया है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एक्सोस्फेयर की। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर, कैटेगराइज्ड बाय द वेरी थिन एयर। बहुत ही पतली सी एयर होगी, लाइटर गैसेस जैसे हीलियम हाइड्रोजन यहाँ पर फ्लोट कर रहे होंगे, ठीक है, और जो कि बहुत ही वीक ग्रेविटी के साथ होंगे। ऑल ऑफ दीज लेयर play a vital role in the earth atmosphere process and also affect the weather and the climate, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। अब देखो डोंट मिस आउट, ये देखते हैं। The air above us exerted a significant force on our bodies and yet we do not feel it, है ना। ऐसा सच में है, ये जो एटमोस्फेयर है ये हमारे ऊपर एक प्रेशर लगाता है, ठीक है। ये हमारे ऊपर एक प्रेशर लगाता है लेकिन हम उस प्रेशर को एक्चुअल में फील भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि पता है जितना प्रेशर हमारा जो एटमोस्फेयर हमारी बॉडी पे लगाता है ना, सेम उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी भी एटमोस्फेयर पे लगाती है। इस वजह से वो जो प्रेशर है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, वो जो फोर्स होते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें फील नहीं होता कि हमारी बॉडी पे कोई प्रेशर लग भी रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर प्रेशर ऑन अस फ्रॉम ऑल साइड, है ना। बॉडी के अंदर भी देखो, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो देखो ये ऊपर से ऐसे एटमोस्फेयर प्रेशर लगा रहा है ना, और अंदर से आपको दिख रहा होगा बॉडी भी प्रेशर लगा रही है ना। ये बॉडी का भी एरो बना हुआ है, बॉडी भी प्रेशर लगा रही है। तो यही कारण है कि हमें एक्चुअल में काउंटर प्रेशर लग रहा है, इसकी वजह से हमें प्रेशर का फील नहीं होता कि एटमोस्फेयर हम पे सच में कोई प्रेशर लगा भी रहा है, ठीक है। द प्रेशर इनसाइड द बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड कैंसिल आउट द प्रेशर आउटसाइड, है ना, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वेदर एंड क्लाइमेट। तो ये आप बहुत पहले से बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हो कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। देखो जो अभी हम सुबह उठे एकदम से धूप निकल रही थी, जस्ट थोड़ी देर बाद बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई, है ना। तो अभी मौसम कुछ और था एंड थोड़ी ही देर बाद मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये क्या है, ये वेदर है। वेदर क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। एक ही दिन में 3 से 4 बार वेदर बदल सकता है, बहुत बार, 3 से 4 ही नहीं, जितनी बार मर्जी उतनी बार बदल सकता है, वो तो वेदर है, ठीक है। लेकिन बात करें क्लाइमेट की, तो ओवर 30 ईयर्स ऑफ रेंजेस देखी जाती है कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर जगह की 30 ईयर्स से ज़्यादा तक सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वो क्लाइमेट है, ठीक है। अगर मौसम का सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो दैट इज क्लाइमेट। लेकिन अगर एक ही दिन के अंदर में 3-4 बार बदल रहा है तो दैट इज वेदर, ठीक है। तो चलो, इज इट गोइंग टू रेन टुडे, क्या बारिश होने वाली है, और फिर सनी या फिर सन, मतलब अच्छा खासा सूरज दिखेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, आप मतलब कैसे आप जान पाते हो, तो देखो द टर्म वेदर रेफर टू द आवर टू आवर और डे टू डे। वेदर का मतलब क्या है, घंटों दर घंटों जो बदलता है और जो दिन भर दिन बदलता है ना। एटमोस्फेरिक कंडीशन जैसे हॉट ह्यूमिड वेदर मेक्स वंस इरिटेबल, वही प्लीजेंट ब्रीजी वेदर विल
मेक वंस चेयरफुल, है ना, कि मतलब अगर मौसम बहुत गर्म है तो वो आपको इरिटेट कर देगा, लेकिन वही मौसम अगर बहुत ठंडा है, अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो आपको चेयरफुल रखेगा, है ना। इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, और आपको मन भी करेगा चलो आज बाहर घूमने चलते हैं, ठीक है। तो वेदर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल फ्रॉम डे टू डे। द average weather condition of a place over a longer period of time is referred to the climate, और इस तो climate की definition भी है, climate refer to the total sum of the weather condition and the variation for a large area for extend the period of time, usually 30 year or more, है ना। 30 साल या 30 साल से ज़्यादा के साल तक अगर किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वेदर का, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। लेकिन एक ही दिन में बदल जाना, मतलब हर घंटे बदल रहा है या अलग अलग डेज पे अगर चेंज हो रहा है, तो डेट इज वेदर, ठीक है। तो एलिमेंट्स की बात करते हैं वेदर की। तो वेरियस एलिमेंट इन्फ्लुएंस द वेदर एंड क्लाइमेट। द मेजर एलिमेंट ऑफ एटमोसफेयर इज इम्पैक्ट द ह्यूमन लाइफ ऑन द अर्थ आर द टेम्परेचर, यानी एंड प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड, एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो ये कुछ है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके वेदर को, क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। इसमें सबसे पहला क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर वेरीज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो अक्रॉस द सीजन, है ना। सिर्फ दिन और रात ऐसा नहीं है, देखो दिन गर्म होते हैं और रात में थोड़ा सा मौसम टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि एक तो सन जो होता है वो उस टाइम पे हमारे यहाँ पर नहीं रहता है, तो इस वजह से थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो देखा जाए तो डे एंड नाइट में भी देखने को मिलता है, और सीजन बाय सीजन भी टेम्परेचर, जैसे विंटर सीजन में देखोगे तो बहुत टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है ना। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर डिस्टर्बेंस इज आइसोलेशन, है ना। और इसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्या करता है, आइसोलेशन। द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड द पोल, है ना। इक्वेटर से पोल की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो आइसोलेशन जो है वो डिक्रीज होता रहेगा, कम होता रहेगा। अब ये है क्या आइसोलेशन, अब इसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हैंस द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। देखो ये हमारा अर्थ है, इसको समझना, ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ एक्चुअल में सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, बल्कि वो, उसको होना सीधा चाहिए, बट वो एक्चुअल में अपने सरफेस पर टिल्ट है ना, थोड़ा सा झुका हुआ है, कितना 23.5 डिग्री के अराउंड पे वो क्या है, टिल्ट हो रखा है। अब उसके वजह से क्या होता है, ये हमारा सन है, सन की रेज पड़ रही है, ठीक है, सन की रेज पड़ रही है। अब जो अर्थ है, अर्थ हमारा टिल्ट है यानी झुका हुआ है, इस वजह से आप देखोगे ये वाला पार्ट क्या है, इक्वेटर। अगर मैं आपको इसे समझाऊं, इस तरीके से समझाती हूँ, है ना। तो ये सन है, सन की रेज ऐसे ऐसे पड़ रही है। अब हमारा अर्थ जो है वो सीधा होना चाहिए था, एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, है ना, बट वो हल्का सा टिल्ट है, यानी हल्का सा झुका हुआ है, इस तरीके से है कुछ, अर्थ हमारा इस तरीके से है ना। तो जो सन की रेज पड़ेंगी वो इतने वाले पोर्शन में ज़्यादा पड़ेंगी, इतने वाले पोर्शन पे ज़्यादा पड़ेगी सन की रेज। अब जब इतने वाले पोर्शन पे पड़ेगी तो अब देखो ये क्या है, 0 डिग्री है, ये क्या है, 0 डिग्री है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, इक्वेटर 0 डिग्री है ना। तो आप देखोगे जब इस साइड है तो ये वाले रीजन पे ज़्यादा सन की रेज है, इस वाले रीजन पे सन की रेज नहीं दिखेगी उतनी, है ना। और जैसे ही जो अर्थ है वो इस साइड टिल्ट होगा, मतलब जस्ट अपोजिट साइड टिल्ट होगा, है ना। तो उस कंडीशन में, यानी अब जब अर्थ कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि अर्थ जो है वो ऐसे टिल्ट होगा, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे इस वाले पोर्शन पे काफ़ी अच्छी धूप पड़ रही होगी, है ना, और यहाँ पर धूप देखने को नहीं मिलेगी, है ना, सन रेज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए तो कहते हैं पोल्स में 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं, है ना। कहाँ कहीं आपने पढ़ा भी होगा कि पोलर रीजन पे क्या होता है, 6 मंथ डेज होती है और 6 मंथ जो होता है वो नाइट होता है वहाँ पर। क्यों, क्योंकि इसी कंडीशन की वजह से। अब जो देखोगे आप, ये इक्वेटर वाला पार्ट जो है 0 डिग्री, चाहे अर्थ इस साइड टिल्ट हो चाहे अर्थ इस साइड टिल्ट हो, इक्वेटर पे कंटिन्यूसली सन की रेज पड़ रही हैं, उतनी ही पड़ रही हैं जितनी दोनों कंडीशन में सेम। तो यहाँ पर आइसोलेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो इक्वेटर पे ऑब्वियसली टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन पे डायरेक्ट सन की रेज पड़ती हैं। एंड इक्वेटर से जितना ऊपर जाओगे और इक्वेटर से जितना नीचे आओगे, उतनी ही ठंड क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेटर से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक का रीजन को हम टॉरिड रीजन बोलते हैं। ये वो रीजन है जो सबसे गर्म रीजन होगा, ये वो रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। इसके बाद से टॉरिड के बाद ये वाला रीजन आ जाता है टेम्परेट जोन वाला। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो सामान्य रहेगा, नॉर्मल रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होगी। और ये ऊपर वाला जो पोलर वाला रीजन है, ये वो रीजन है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर 6 मंथ डेज होंगे, 6 मंथ नाइट होगी। तो ये ऑब्वियसली फ्रीज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी सन की रेज जो है वो डायरेक्टली नहीं पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा बहुत कूल होगा, बिल्कुल। इवन साउथ एंड नॉर्थ पोल के कुछ पोर्शन तो ऐसे भी हैं जहाँ पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस में भी नहीं रह सकती, ठीक है। तो ये जो पूरा था
तो आप देख सकते हो ये बीच वाले पार्ट को इक्वेटर बताया गया है। देन इसके बाद ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन बोलते हैं। ये जो सर्कल है इसे आर्कटिक सर्कल बोला जाता है, और ये ऊपर वाला जो फ्रीज जोन वाला सर्कल है इसे क्या बोलते हैं, आर्टिक सर्कल बोलते हैं। ये एंटार्क्टिक सर्कल है नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या है, आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, और इसी चीज को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ डिफाइन किया हुआ है। तो देखो तो हाँ, आई होप आपको ये वाला पूरा पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, है ना। एयर के अंदर कितने वाटर के वेपर प्रेजेंट है, वही ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो देखो जब भी वाटर इवेपोरेट होता है लैंड से, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज से होता है ना, एक्चुअल में। और वो क्या करता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। अब फिर ये वाटर वेपर जो है ये हवा के साथ ऊपर चला जाता है, और जिसकी वजह से क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है ना, नमी हो जाती है। ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर क्रिएटिंग मॉइस्चर। लिखा भी है यहाँ पर कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि कितने वाटर वेपर जो है वो प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से आपको मॉइस्चर मिलता है। मतलब चिपचिपाहट वाली जो गर्मी होती है ना, कभी भी देखना मानसून आना होगा, ऐसे गर्मी पड़ेगी पहले तो सूखी गर्मी पड़ेगी, वो इतनी परेशान नहीं करेगी। पर जैसे ही मानसूनल विंड्स आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी जैसे ही इंडिया पे मानसून का मानसून ट्रीट करना स्टार्ट होता है, उस टाइम पे आप देखोगे कि जो हवाएं हैं उसमें नमी आने लगेंगी, है ना। क्योंकि जो हवाएं हैं वो अब क्या है, ओशन से लैंड की तरफ चल रही हैं, तो वो बहुत सारा पानी लेके आ रही है अपने साथ, जिसकी वजह से चिपचिपी वाली गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो एयर गेट वार्मर, इस टाइम पे एयर गर्म होती है, तो जितनी एयर गर्म होगी उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी वाटर वेपर को इंक्रीज करने की। जितने एयर गर्म होगी वो उतने वाटर वेपर को लेके रखेगी अपने साथ, है ना, जिसकी वजह से उतनी ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि इक्वेटर रीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक, इसके बाद ऑन सच डे क्लॉथ टेक लॉन्गर टू ड्राई, और ये वो टाइम होता है जब कपड़ों को सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। बेशक कितनी गर्मी क्यों ना हो, कपड़ों को सूखने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हवा जो है उसमें भी तो ह्यूमिडिटी है ना। तो यहाँ पर इवन स्वेट, जो हमारा पसीना होता है वो भी स्लो इवेपोरेट होता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हवा के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा वाटर वेपर है, तो वो हमारा वाटर वेपर कहाँ लेके जाने वाला है। ठीक है, हमारा जो स्वेट है उसको कहाँ लेके जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि इवेपोरेशन रेट भी स्लो हो जाता है, और इवेपोरेशन रेट स्लो होने की वजह से हमें स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा फील होती है, और हम अनकंफर्टेबल फील होता है ऐसी कंडीशन में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की, यानी बारिश। ठीक है, तो इट्स अकर व्हेन द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकम सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर। ठीक है, जब एटमॉस्फेयर जो है उसमें मतलब ये हवा है, एयर है, एयर जो है, और ये एयर, इस एयर के अंदर वाटर वेपर बिल्कुल ज़्यादा इतने मैक्सिमम हो चुके हैं कि अब एक और वाटर का पार्टिकल नहीं जाने वाला, डेट इज सैचुरेटेड। तो जब भी हमारा एटमॉस्फेयर सैचुरेटेड हो जाएगा वाटर वेपर से, तब प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी तब बारिश हो जाएगी। जब मतलब पूरी एयर भर चुकी होगी ना पानी से, तो उस टाइम पे प्रेसिपिटेशन यानी बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से वो जो वाटर है वो क्या होता है, नीचे की साइड गिरना शुरू होता है। इसमें क्या होता है, ड्रिजल, रेन, स्नो, स्लीट, हेल्स, ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती हैं, और ये सारी ही कंडीशन किसका, प्रेसिपिटेशन का पार्ट है। तो मेन फैक्टर दैट अफेक्ट द प्रेसिपिटेशन इंक्लूड द प्रिवेलिंग विंड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, विंड, माउंटेन और सीजन। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं प्रेसिपिटेशन के लिए। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश जब अर्थ पे आती है तो वो लिक्विड फॉर्म में आती है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में आई तो रेन है, अगर वो सॉलिड की फॉर्म में हुई तो स्नोफॉल है। ठीक है, तो रेन इज द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन अगर कोई फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का तो वो रेन है। और फिर लॉन्ग एब्सेंस ऑफ द रेनफॉल, और जब भी रेनफॉल नहीं होगी या रेनफॉल की एब्सेंस देखने को मिलेगी तो क्लाइमेट ड्राई होगा। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कलेक्ट फ्रॉम रेन वाटर, है ना। तो ज़्यादातर जो ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो रेन वाटर से ही आता है। मतलब बारिश के पानी से ही ज़मीन के अंदर का जो वाटर होता है लेवल, वो चार्ज होता है वापस से। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेज हैं, उस गैसेज की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, एज वी गो हाई इन द एटमॉस्फेयर, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, तो प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैसेस की लेयर तो नीचे ही रह गई ना, तो आपकी बॉडी पे तो प्रेशर लगना कम हो जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड, वही है कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका प्रेशर जो है वो कम होता चला जाएगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एयर टेम्परेचर एट द गिवन प्लेस। इन एरिया विद द हाई टेम्परेचर एयर हीट अप्स राइज, है ना। वो जगह जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर एयर जो है वो हीट होके ऊपर चली जाती है, ऊपर जाती है। ठीक है, एयर क्या होती है, हीट होके ऊपर जाती है, दिस क्रिएट द लो प्रेशर। और जैसे ही देखो
मान लो इस रीजन पे बहुत गर्मी है ना, तो यहाँ की जो एयर है ना वो हीट हो गया, वो एयर जो है वो ऊपर चली जाएगी। अब एयर तो है, एयर की वजह से प्रेशर बना हुआ था, अब एयर जो है वो ऊपर चली गई। अब जब एयर ऊपर चली गई तो नीचे क्या होगा, नीचे जो लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। तो नीचे क्या होगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। ठीक है, जब भी टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जब भी हाई, गलत लिख दिया, हाई टेम्परेचर लिखना था, प्रेशर लिख दिया। ठीक है, जब भी हाई टेम्परेचर एरिया मिलेगा, जब भी हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो एयर जो है, एयर वार्म अप होकर ऊपर चली गई तो नीचे एयर का प्रेशर कम हो गया, तो जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, नीचे लो प्रेशर जनरेट हो गया। तो लो प्रेशर एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर, है ना। तो लो प्रेशर जब भी जनरेट होगा ना, तो उस कंडीशन में जो स्काई होगा वो क्लाउडी होगा, क्योंकि यहाँ से जो वाटर गया है, यहाँ से जो एयर गया है वो यहाँ पर क्लाउड की फॉर्मेशन कर देगा, तो क्लाउडी स्काई देखने को मिलेगी, है ना। और वेट वेदर होगा उस टाइम पे, मतलब वही बारिश वारिश वाली कंडीशन होगी। इन एरिया विद लो टेम्परेचर एयर इज कूल, अब वो जगह जहाँ पर टेम्परेचर कम है वहाँ पर एयर ठंडी होगी, और जहाँ एयर ठंडी होगी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, therefore the heavy and the sink and creating the high pressure area. High pressure is associated with a clean and sunny sky. और जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ के बादल, वहाँ का आसमान बिल्कुल साफ होगा, क्योंकि वहाँ पर एयर नीचे है तो फॉर्मेशन नहीं होगी क्लाउड्स की, तो आसमान जो है वो साफ देखने को मिलेगा। ठीक है, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसी वजह से हवाएं चलती हैं। कोई कहते हैं ना विंड क्यों चलती है, तो विंड चलने का दो कारण होता है, एक कॉरियोलिस फोर्स होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, और दूसरा होता है प्रेशर डिफरेंस। जब भी प्रेशर डिफरेंस होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जो है वो ट्रैवल करती है। इस वजह से विंड जो है वो बहना स्टार्ट होती है। धरती पे हवाएं जो बहती हैं वो किस वजह से बहती हैं, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जो कि आप क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि द विंड इज कॉज बाय द एयर फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखो हाई प्रेशर पे ऊपर गया, और इस तरीके से ये लो प्रेशर पे जा रहा है हवा। ये हाई प्रेशर की से हवा जो है वो क्या कर रही है, वो लो प्रेशर की तरफ जा रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको सर्कल दिख रहा होगा। हाई प्रेशर से जो है, अगर मैं दूसरे कलर से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो क्या हो रहा है, देखो ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से देखो हवाएं इस तरीके से लो प्रेशर की तरफ जा रही है ना। कुछ ज़्यादा ही मैस हो गया, 1 मिनट, बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, थोड़ा सा था ही इसमें। ठीक है, तो देखो हाई प्रेशर से गैसेस जो हैं वो क्या हो रहा है, वो लो प्रेशर की तरफ जा रही है ना। इस तरीके से गैसेस, अब फिर जैसे प्रेशर मेंटेन होगा फिर धीरे धीरे इसका प्रेशर बढ़ेगा, फिर गैसेस यहाँ से यहाँ जानी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो होती है एयर का फ्लो देखने को मिलता है। एंड दूसरा अर्थ के रोटेशन की वजह से भी होता है ना। इट डायरेक्शन इज इन्फ्लुएंस बाय द अर्थ रोटेशन, लिखा भी है, इसका डायरेक्शन इन्फ्लुएंस करता है किसके, अर्थ के रोटेशन की वजह से। ठीक है, इसके बाद विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड एंड इज जेंटल और स्ट्रॉन्ग। ये मतलब बिल्कुल शांत भी हो सकती है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, तो ब्लो द ड्राई लीव्स डाउन, मतलब जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं उनको नीचे गिरा देना, ये काम होता है इनका। डस्ट अगर पार्टिकल्स हैं उनको ब्लो कर देना। अपरूट इवन इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि पेड़ों को जड़ों से उखाड़ के फेंक दें, है ना। स्टॉर्म्स के टाइम पे यही विंड्स इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि पेड़ों को जड़ों से उखाड़ के फेंक दें। तो विंड जो है वो बहुत जेंटल भी होगी लेकिन बहुत स्ट्रांग भी हो सकती है। तो थिंक अबाउट इट, यू माइट हैव नोटिस दैट समटाइम द विंड इज सो स्ट्रांग, कभी कभी आपने देखा है विंड बहुत स्ट्रांग होती है, दैट इट इज डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट। जब आंधी चलती है ना, तूफान आता है, उस टाइम पे तो इतना मुश्किल हो जाता है कि मतलब हमसे चला भी नहीं जाएगा। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ द सम अदर टाइम्स when the strong wind has caused a problem for you? कभी भी आपके साथ कभी हुआ है ऐसा कि बहुत तेज हवा चल रही है, उस वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ हो? एक्चुअल में कोस्टल एरियाज में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जब साइक्लोन आता है ना, तो उस टाइम पे ये विंड सिस्टम जो है ये 120 किलोमीटर पर आवर की कंडीशन पे चलने लगता है। तो उस कंडीशन में तो इंसान का चलना भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपके साथ अगर कोई सिचुएशन हुई हो तो आप इसका आंसर दीजिएगा। इसके बाद डोंट मिस आउट, विंड आर नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन दे ब्लो फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्लीज। हाँ, अब यहाँ हवाओं के भी नाम रखे गए हैं, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, फिर जेट स्ट्रीम्स, ऐसे ऐसे कुछ नाम आएंगे, है ना। ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन कौन सी है उसके अकॉर्डिंग, और क्या स्ट्रेंथ है। जो बहुत ही पावरफुल जो विंड्स होती है ना, जेट स्ट्रीम्स के नाम से जानी जाती है, वो भी पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, तो देखो काम विंड, बिल्कुल शांत सी हवा है जो 0 से 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, काम बिल्कुल है। स्मोक राइज वर्टिकली, इस तरीके से थोड़ा बहुत ऐसे हवा चलेगी बस। वो लाइट ब्रीज 6 to 11 किलोमीटर, ये वो हवाएं हैं जो फेस पे फील होगी आपको।
पत्तियाँ आपको थोड़ी उड़ती हुई दिखाई देंगी, है ना? ऑर्डिनरी जो मतलब विंड्स वेन होती हैं वो मूव करते हुए दिखाई देंगे आपको। फिर स्ट्रॉन्ग ब्रीज 39 टू 49 किलोमीटर्स, ये वो टाइम है जब बड़े बड़े ब्रांच जो है ना वो विंड की वजह से हिलती हुई दिखाई देंगी। अम्ब्रेला आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, मतलब अगर आपने स्ट्रॉन्ग विंड में अम्ब्रेला होल्ड किया हुआ है तो वो उड़ जाएगा, है ना? तो मतलब स्ट्रॉन्ग विंड्स में ये होगा। लेकिन स्टॉर्म जब जब तूफान आता है तो 103 टू 117 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, मतलब रेयरली एक्सपीरियंस करेंगे आप कभी। कह रही हो ना, कोस्टल एरिया में जब साइक्लोन आता है तब देखने को मिलता है ये, है ना? लेकिन डैमेज बहुत खतरनाक होता है, घर घर उड़ जाएंगे, पेड़ टूटेंगे, इस तरीके की कंडीशंस देखने को मिलेंगी। लेट्स एक्सप्लोर, फाइंड आउट अदर कैटेगरीज ऑफ विंड्स बेस्ड ऑन द स्पीड एंड देयर कॉमन इफेक्ट्स। अब आपको ये खुद करना है कि आपको कुछ और तरह की विंड्स बतानी है। यहाँ पर फाइंड करके आना है कि और किस किस तरीके की हवाएं जो होती है वो चलती हैं। अब कुछ लोकल विंड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज ऑल्सो अफेक्ट द वेदर एंड द क्लाइमेट। ठीक है, तो ये भी अफेक्ट करता है कोस्टल रीजन में ये। तो चलिए पढ़ते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज देखो तो इट इज लोकल विंड दैट ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। देखो समुद्र से धरती की तरफ चलेंगी और ये डे के टाइम में होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग डे, दिन के टाइम पे, स्पेशली आफ्टरनून, है ना, दोपहर के टाइम पे, व्हेन द लैंड बिकम रिलेटिवली वार्मर। होता क्या है देखो, जब सूरज, जो सन चमकता है ना, देखो बात सुनना बहुत ध्यान से, ओशन लिक्विड है एंड जो हमारा लैंड वाला पार्ट है वो क्या है, सॉलिड है। देखो अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, तो सॉलिड बहुत जल्दी गर्म होता है लिक्विड के कंपैरिजन में, और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है लिक्विड के कंपैरिजन में, है ना? तो एक्चुअल में देखो ये सन जो है, ये सन दोनों में इक्वल अमाउंट में लग रहा है अगर हम बात करें ओशन की और इसकी। लेकिन ये क्या होता है ना, सन सॉलिड को बहुत जल्दी हीटअप कर देता है, क्योंकि सॉलिड क्या होता है, वो सरफेस पे हीट होता है। लेकिन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड क्या करता है, लिक्विड इस हीट को ना, इस हीट को क्या करता है, लिक्विड एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसको ना हीट अप होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये मैक्सिमम क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है ना? अब दिन के टाइम क्या है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा हो गई है, किसमें, लैंड वाले हिस्से पे। अब ये हीट ज़्यादा हो गई ना, यानी टेम्परेचर बढ़ गया। और मैंने आपसे क्या कहा, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर गलत लिख दिया, एक मिनट, जब भी टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर टेम्परेचर कम है, इसके कंपैरिजन में यहाँ टेम्परेचर क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। और जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो विंड सिस्टम कैसे ब्लो करता है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। तो यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है, तो विंड कैसे बहेगी, यहाँ पर हाई टू लो प्रेशर बहेगी। तो इसी तरीके से सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है हमें कि विंड कैसे बह रही है, वो सी से ओशन की, सी से कॉन्टिनेंट की तरफ बह रही है ना, लैंड की तरफ बह रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ, जब आपका प्रेशर डिफरेंस था। इसके बाद और रात में, अब रात में देखो मैंने बोला कि सॉलिड जितनी तेजी से गर्म होता है उतनी तेजी से ठंडा हो जाता है। तो ना रात में क्या होगा, ये जो जमीन है ये बहुत तेजी से ठंडी हो जाएगी। अब ये तो ठंडी हो गई, लेकिन ओशन को तो ठंडा होने में टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे ऐसे हीट एमिट करेगा, एमिट करेगा, और बहुत टाइम लगेगा इसको, जब तक सारी हीट एमिट ना जो रिलीज ना कर दे तब तक ये क्या कहते हैं, ये ठंडा नहीं होने वाला। अब देखो कंडीशन क्या है, ये क्या हो गया, टेम्परेचर लो हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया यहाँ पर। और प्रेशर यहाँ पे क्या है, जब टेम्परेचर लो हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। प्रेशर क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। अब यहाँ पर आओ, यहाँ टेम्परेचर अभी भी बढ़ा हुआ है ना, टेम्परेचर यहाँ पर हाई है, तो प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पर लो हो गया। तो देखो जब तो अब विंड कहाँ है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, यानी कहाँ से जा रही है, यानी लैंड टू सी, ओशन ट्रैवल कर रही है। तो देखो ये लोकल विंड जो ये क्या है, रात में देखने को मिलेगी। और ये होता किस वजह से, लैंड जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है रात के टाइम पे, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस एंड प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, और जिसकी वजह से हम देखते हैं क्या, कि ये जो हवा है ये इस तरीके से बहती है। ठीक है, तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये हुआ क्या, बेसिकली इसके पीछे का एक ही रीजन है, दैट इज प्रेशर डिफरेंस। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी विंड सिस्टम चलने वाली है। तो आगे देखिए, यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन आर फ्लक्चुएट समटाइम। वेदर कंडीशन ऑब्वियसली सिंगल डे में कई बार फ्लक्चुएट हो जाती है ना, और कभी कभी वीकली में भी होती है, और कभी कभी हम देखते हैं मंथली भी, है ना। तो सम पैटर्न ओवर द फ्यू वीक, कुछ पैटर्न फ्यू वीक और फ्यू मंथ तक भी रहते हैं, है ना। तो बीइंग अ कूल और हॉट है, जैसे अभी जब बारिश का मौसम था तो बीच में जो बारिश जिस दिन बहुत तेज हुई थी उस दिन बिल्कुल फैन भी चलाने का मन नहीं कर रहा था, इतना अच्छा मौसम हो गया था, है ना। लेकिन उसी के 2 दिन बाद बहुत इतनी तेज धूप निकली कि मतलब एसी चलाना पड़ गया। तो यहाँ क्या था, 2 ही दिन में क्या हुआ, कंडीशन कितनी खतरनाक हो गई। ठीक, तो अब यहाँ देखते हैं, लेट्स एनालाइज। Note down the weather report from the local newspaper for the 2 weeks.
अब आपको क्या करना है, ये आपका काम है, इसमें एनालाइज करना, आपको वेदर रिपोर्ट पिछले 2 हफ्ते की वेदर रिपोर्ट लिखनी है और आपको देखना है कि वेदर में क्या चेंज हुआ, है ना, क्या क्या फ्लक्चुएशन देखने को मिली। देन आर नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन इन इंडिया, यानी सीजन्स, भारत में कौन कौन से मौसम होते हैं। तो क्लाइमेट कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है डेट इज ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD हैज रिकग्नाइज द 4 डिस्टिंक्ट सीजन इन इंडिया, जिसमें सबसे पहला है विंटर, देन समर या फिर प्री मानसून, और मानसून या फिर रेनी सीजन एंड पोस्ट मानसून। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले विंटर की। तो विंटर सीजन जो है वो स्टार्ट होता है दिसंबर से एंड एंड होता है अर्ली अप्रैल तक, मतलब दिसंबर से स्टार्ट होकर अर्ली अप्रैल तक के बीच में ये देखने को मिलेगा। कोल्डेस्ट मंथ जो होता है वो दिसंबर है और जनवरी है। ठीक है, व्हेन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इज अराउंड 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज टुवर्ड द इक्वेटर अराउंड 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो जहाँ बात करें अगर हम नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट की, तो वहाँ पर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। वहीं हम इक्वेटर की बात करें, वहाँ पर अभी भी 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, और मेनलैंड इंडियन साउथ ईस्ट की बात हो रही है ये। ठीक है, और समर और प्री मानसून की बात करें तो समर और द प्री मानसून सीजन स्पेंड फ्रॉम अप्रैल टू जून, है ना, अप्रैल से जून तक की बात है ये, और अप टू द जुलाई, है ना, यानी अप्रैल से स्टार्ट होगा, जून तक रहेगा, इवन जुलाई तक रहेगा। ये पूरा पार्ट कौन सा है, ये समर सीजन का पार्ट है। ये कैसा पार्ट है, समर है। तो ये वो जगह है वेस्ट वाले पार्ट में और सदर्न रीजन में हॉटेस्ट मंथ जो है वो अप्रैल कहा जाता है ना। क्या बोल रहा है कि हॉटेस्ट मंथ अप्रैल इन द नदर्न रीजन। ठीक है, इट इज़ मे, मतलब नॉर्थ वाले हिस्से में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर मे हॉटेस्ट बोला जाता है, लेकिन जो सदर्न वाला पार्ट है वहाँ अप्रैल हॉटेस्ट बोला जाता है। ठीक, द एवरेज टेम्परेचर अक्रॉस द मोस्ट ऑफ इनलैंड इंडिया इज रेंजेस 32 to 40 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर जो है समर्स का वो 32 to 40 डिग्री सेल्सियस तो रहता ही रहता है, इससे तो ऊपर ही जाता है खैर, लेकिन एवरेज ऑन एन एवरेज जो है वो ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं समर्स के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद से मानसून या फिर रेनी, या हम कहते हैं एडवांसिंग मानसून। मानसून जनरली स्पेंड फ्रॉम जून टू सितंबर, है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी 4 मंथ्स, है ना। दिस सीजन इज डोमिनेटेड बाय द ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर मानसून। एक्चुअल में होता किस वजह से, ह्यूमिड और साउथ वेस्ट का जो मानसून होता है ना, साउथ वेस्ट वाला जो पोर्शन होता है, यानी ये देखो ये हमारा इंडिया है, इंडिया के जो इधर वाला अरेबियन सी वाला पार्ट है ना, इसको हम साउथ वेस्ट वाला पार्ट, यहाँ से ये मानसून जो है वो ट्रिगर करता है। स्लो स्वीप अक्रॉस द कंट्री इन द लेट में, मतलब मई और जून के स्टार्टिंग में ये इंडिया में आ जाता है मानसून, है ना। मानसून रेन जो है वो बिगिन हो जाती है फ्रॉम नॉर्थ इंडिया at the beginning of the October, and the South India is typically receive the more रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मानसून रेन बिगिन टू रिसाइड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एट द बिगनिंग ऑफ द अक्टूबर, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हो जाता है इस टाइम पे, और उसके बाद से साउथ इंडिया में भी इस दौरान काफ़ी अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, तो जनरली मानसून की बात करें तो मानसून हमारा चलता है कब से, जून से सितंबर तक चलता है, इवन 6 जून के अराउंड तक इंडिया में स्ट्राइक कर देता है मानसून। और इससे पहले मतलब मई लास्ट एंड जून स्टार्टिंग में तो इंडिया में मानसून आ ही जाता है, और ये सितंबर लास्ट तक चलता है। पोस्ट मानसून की बात करें, यानी वो टाइम जब पर मानसून जो है वो रिट्रीट हो रहा है, यानी मानसून वापस जा रहा है। ठीक है, तो ये अक्टूबर से दिसंबर तक की बात होती है, इसे रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं या पोस्ट मानसून बोलते हैं। इस टाइम पे जो आपका जो आसमान होगा, जो आपका वेदर होगा वो क्लाउडलेस होगा, है ना। जो आपका आसमान जो होता है उसमें कोई क्लाउड्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि मानसून जा रहा है, मानसून जब जाएगा तो क्लाउड्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही साफ सा मौसम इस टाइम पे देखने को मिलेगा। द हिमालयन स्टेट बीइंग मोर टेम्परेट एक्सपीरियंस टू एडिशनल सीजन ऑटम और स्प्रिंग, है ना। तो अब इसके अलावा ये जो मानसून वो जो हिमालय वाला रीजन है, तो ये टेम्परेट में होने की वजह से ये जो है एडिशनली 2 और सीजन इसमें होते हैं, ऑटम और स्प्रिंग, है ना, जिसे हम बोलते हैं वसंत ऋतु और पतझड़ वाला जो मौसम होता है वो और इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बाकी इंडिया के मेजर पार्ट में ये वाले जो हैं वो सीजन देखने को मिलते हैं। यूजुअली हम देखें तो इंडिया में सारे ही मौसम देखने को मिलते हैं। ठीक है, डोंट मिस आउट, ट्रेडिशनली इंडिया एक्सपीरियंस द 6 सीजन। ठीक है, 6 सीजन देखो यहाँ पर आ गया ना, ईच अबाउट 2 मंथ लॉन्ग, और हर एक सीजन 2-2 महीने तक चलते हैं, जैसे स्प्रिंग, समर, मानसून, अर्ली ऑटम, लेटर ऑटम एंड विंटर। ठीक है, तो ये 6 मौसम हैं जो हमारे इंडिया में हैं, और हर मौसम 2 महीने तक तो चलते ही चलते हैं। तो इस तरीके से टोटल 12 मंथ जो होते हैं वो 6 पार्ट में डिवाइड है।
ठीक है, 12 मंथ जो है वो कैसे 6 पार्ट में डिवाइड है। तो ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहला स्टार्ट है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु जो कि चैत से वैसाख तक रहता है, ये इंडियन कैलेंडर का नाम है। अब आपको ये भी याद करना पड़ेगा, मैक्सिमम बच्चों को ये याद ही नहीं होते, ठीक है। हमें तो जनवरी फरवरी याद होते हैं सबको। तो अब आपको ये भी याद करने के लिए मिलेगा कि वसंत ऋतु यानी चैत और वैसाख, यानी मार्च से अप्रैल तक का टाइम। उसके बाद से ग्रीष्म, ग्रीष्म मतलब गर्मी, जिसे हम जेठ और आषाढ़ का मौसम बोलते हैं, जो मई और जून में रहता है। इसके बाद वर्षा, वर्षा, वर्षा मतलब श्रावण और भाद्रपद, ये दो मंथ रहेंगे जो कि जुलाई और अगस्त को बोला जाता है। फिर शरद, शरद में क्या होता है, अश्विना और कार्तिक, ये दो मंथ रहते हैं जो कि सितंबर एंड अक्टूबर को कहा गया है। फिर हेमंत, हेमंत मार्गशीर और पौष, ये दो हमारे जो है वो नाम रहते हैं इसके, जो कि नवंबर और दिसंबर को बोला गया है। फिर शिशिरा, शिशिर मतलब मेघ और फाल्गुना, ठीक है, माघ और फाल्गुना, माघ और फाल्गुन, जो कि जनवरी एंड फरवरी को बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे मंथ के इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग नेम है, और ये हमारे मंथ के ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग नेम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थिंक अबाउट इट। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एसोसिएटेड विद राग, राग आपने सुना होगा, ठीक है, विद स्पेसिफिक सीजन्स। हिंदुस्तान का जो म्यूजिक है वो बहुत रिच है, बहुत ही रिच है, हमारे पास बहुत सारे राग है ना। मतलब कहा जाता था कि पहले के टाइम पे एक राग होता है, वो राग गा के बारिश तक बुला ली जाती थी। अब कहावत है या क्या ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ा है इसको कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है, देखो कि हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, यहाँ पर राग जो है ये बहुत ये एक स्पेसिफिक सीजन को भी डिनोट करता है। फाइंड आउट विच राग इज कनेक्ट विद ईच सीजन। अब आपको ये बताना है, फाइंड करना है। राग भैरवी है, कल्याणी है, बहुत सारे राग होते हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कौन सा राग किस सीजन को डिनोट करता है, ठीक है। डोंट मिस आउट। कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था, उनकी जो अर्थशास्त्र बुक है कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ द साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। उसमें बता रखा उन्होंने किस तरीके से हम रेनफॉल को मेजर कर सकते हैं, एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन मैनेजिंग द कंट्री रेवेन्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चाणक्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में लिखी हुई है कि किस तरीके से वो वहाँ पर कंट्री में रेवेन्यू को मैनेज करते थे, यानी टैक्स जो है उसको मैनेज करते थे, रिलीफ एफर्ट्स कैसे लगाते थे, कि मतलब अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, सिचुएशन चल रही है, तो उसको रिलीफ, लोगों को रिलीफ किस तरीके से देना है, ये सारे उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में लिखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मानसून, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, कि मानसून क्या है, कैसे आता है, ठीक है। तो मानसून, climate of India is strongly influenced by the monsoon. Monsoon wind. The seller who come to India during the ancient time, मतलब जो व्यापारी जो इंडिया में आते थे पुराने टाइम पे, वो क्या होता था, वो एक्चुअली मानसून के फिनोमिना को ही नोटिस करते हुए आते थे। they benefited from the reversal of the wind system as they travel by sailing ship in the mercy of the wind, है ना, हवा की ही दिशा के हिसाब से वो चलते हुए आते थे। द अरब हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर, ये भी सीजनल रिवर्सल विंड के क्यों ही फॉलो करते हुए इंडिया आए थे, ठीक है। तो एक्चुअल में अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है ये वर्ड, जिसका मतलब होता है सीजन, ठीक। तो डोंट मिस आउट, यहाँ देखो, since crop production often depended on the seasonal monsoon rain, India worked out method to predict rainfall, ठीक है। हाँ सही बात है कि जो क्रॉप, जो जब हम जुलाई अगस्त के टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे जो हम क्रॉप का वो करते हैं, उसमें एक्चुअल में वो राइस होती है। तो राइस क्या है, वो मोस्ट वाटर चाहिए होता है उसके लिए, मतलब वाटर लॉक करना पड़ता है पूरे फील्ड में, है ना, पूरा पानी भरा हुआ होना चाहिए, तभी वो आप उसकी प्लांटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए ना हम लोग, इंडिया जो है वो काफ़ी टाइम से रेनफॉल के लिए रहता है कि रेनफॉल होगी तो ही हो पाएगा, है ना। तो इसके बाद से कृषि कृषि परसरा एंड बृहद संहिता, ये तो बुक का नाम है, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है मेथड्स ऑफ एवरी सीजन, ठीक है। कृषि परहरा में बोला गया है मेन टेक्निक्स बताई गई हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द मून एंड द सन इन द स्काई, कि कब मानसून आएगा, क्या होगा, ये मून और सन की पोजीशन से डिस्क्राइब किया हुआ है उसमें। और वराह मिहिर इन इज बृहद संहिता कंसीडर द लूनर मानशियन, यानी नक्षत्र इन प्रिडिक्टिंग
सीजनल रेनफॉल। और ये बृहद संहिता जो है, इसमें वराह मिहिर ने लूनर मंथ मतलब जो नक्षत्र है, नक्षत्र के बिहाफ पे बताया हुआ है कि रेनफॉल सीजन कब आएगा। ठीक है, इवन टुडे अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द एंशिएंट मेथड। और आज भी इंडिया में बहुत सारे जो खेती का काम है वो अभी भी पुराने टाइम के चीज़ों को देखते हुए हो रहा है। ठीक है, नोटिस करते हुए हो रहा है। तो देखो, मॉनसून विंड आर द सीजनल विंड। सीजनल विंड दे आर कैटेगराइज इनटू द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये दो तरीके की मानसूनी हवाएं हैं। साउथ वेस्ट मानसून एक्चुअल में समर मानसून को कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हवाएं जो बहती हैं वो समुद्र से धरती की तरफ बहती हैं, यानी सी से लैंड की तरफ बहेंगी, इंडियन ओशन में अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, बिटवीन जून टू सितंबर। और ये सारी ही जगहों से बहुत अच्छी खासे अमाउंट में बारिश आने की वजह से इंडिया में ठीक ठाक मानसून देखने को मिलता है। इट्स मेनली कॉज बाय द अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड द सी। और अभी हमने पढ़ा था क्या होता होगा, सुनो। गर्मी का टाइम है, अगर हम बात करें, ये इंडिया है हमारा, ये हमने इंडिया बनाया छोटा सा अपना। ये है अरेबियन सी, ये है इंडियन ओशन, और ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। अब देखो होता क्या है, जब समर्स है, समर्स के टाइम पे यानी सन जो है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, ग्लो कर रहा है। तो अब देखो, अभी हमने पढ़ा था क्या कि जो सॉलिड वाला पार्ट है वो बहुत तेजी से हीट होता है, यानी जो अर्थ है, जो लैंड वाला पोर्शन है, ये हीट अप हो जाएगा, यानी यहाँ पर हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, वहाँ प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा, यानी प्रेशर कम देखने को मिलेगा और टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा ही होगा। वहीं इस कंडीशन में देखो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर टेम्परेचर अभी कम है एज कम्पेयर टू, क्योंकि इसको, ये तो क्या है, ये वाटर वाला पार्ट है, तो ये तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा ना, ऐसे करके एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ अभी टेम्परेचर लो है लेकिन प्रेशर हाई है। प्रेशर क्या है, हाई है, और टेम्परेचर लो है। तो जब भी प्रेशर हाई होगा तो हवा कैसे बहेंगी, हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू करेंगी। और इसी वजह से जो मॉनसूनल विंड है वो क्या होता है, वो यहाँ से यहाँ की तरफ बहना शुरू होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की तरफ बहना शुरू होती है। तो वही यहाँ पर है कि वही हीटिंग डिफरेंस होता है और प्रेशर डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिया हीट अप फास्ट है। इंडिया वही है, बहुत तेजी से हीट हो जाएगा एज कम्पेयर टू ओशन, जिसकी वजह से क्या होता है, ओशन अभी भी कूल है तो हाई प्रेशर जनरेट हो रखा है, तो विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना स्टार्ट होती है। इसी वजह से विंड जो है वो ओशन से लैंड की तरफ ब्लो करना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, बारिश। क्योंकि यहाँ पर जो बादल है, जो विंड है, वो इस बादल को भी लेके जाएगी, और ये बादल ऑलरेडी अपने साथ इवेपोरेट करते हुए पानी को लेके आ रखा है। तो ये बादल जब यहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ जाके क्या करेगा, रेनफॉल ही तो करेगा, है ना। तो वही होता है यहाँ पर, इट अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन द कंट्री थ्रू आउट द ईयर इन विंटर मानसून। अब विंटर मानसून की बात करें, जिसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून देखने को मिलता है, अगर इन इंडिया फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी। हाँ, ठंड आ जाती है अक्टूबर में, जब बारिश होती है ना, उसके बाद ठंड शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस सीजन इंडियन लैंड मास, इसमें इंडिया का जो लैंड मास है वो तो ठंडा हो जाता है ना, और ओशन जो है वो गर्म हो जाता है। तो क्रिएट अ हाई प्रेशर ओवर द लैंड एंड द लो प्रेशर ओवर द सी। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हवाएं जो है वापस जा रही होती है, तो हवाएं वापस जा रही होती है, जो थोड़ा बहुत पानी बच जाता है। इस साइड से जो हवाएं आती हैं वो क्या है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं देखने को मिलती इस टाइम पे, थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलती है। तो ये देखो, यहाँ पर ये मौसम मानसून के आने का बताया हुआ और ये मानसून का वापस जाने का बताया हुआ है। तो देखो 1 जून को, देखो वही बात बोल रही थी, 1 जून को सबसे पहले ऐसे केरला के कोस्ट पे बारिश देखने को मिलती है। केरला है, 1 जून के अराउंड केरला के कोस्ट पे सबसे पहले इंडिया में बारिश देखने को मिलेगी। और ये क्या है, फिर इस तरीके से हवाएं फिर 5 जून तक देखेंगे कि कर्नाटक वाले हिस्से में देखने को मिल रही है बारिश। एंड देन उसके बाद से 10 जून तक हम देखेंगे तो ये महाराष्ट्र वाले रीजन में बारिश देखने को मिल रही है, और ये बादल पूरा यहाँ से बारिश करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ये बारिश करते हुए जा रहे हैं, है ना। अब इसके बाद से 15 जून तक देखो तो ये बाकी के पार्ट में हो रहा है। ऐसे करते 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 पूरे इंडिया में जो है मॉनसूनल विंड्स इस तरीके से ट्रांसमिट होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन दिए हुए हैं। अब देखो, जो भी विंड है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो रहा है, इनका वाटर सिस्टम जो है वो खत्म हो जा रहा है। यही क्या होता है, क्योंकि देखो जो बादल चलेंगे यहाँ से वो पानी बरसाते हुए चलेंगे, और एक टाइम आएगा कि उनका भी तो वाटर खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से देखो राजस्थान के रीजन में हम देखेंगे कि बारिश कम होते हुए दिखेगी। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो वाटर है, अब देखो यहाँ पर जो वाटर है वो मिला भी कम, यहाँ जहाँ से वाटर ज़्यादा मिल रहा है तो वो यहाँ पूरे में रेनफॉल होते 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 यहाँ जाते जाते वाटर जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से राजस्थान वाले हिस्से में बहुत लो रेनफॉल देखने को मिलती है, और इसी वजह से यहाँ पर हमें डेजर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये तो मॉनसूनल विंड्स थी जो दिखा रही थी किस तरीके से मॉनसूनल विंड के थ्रू रेनफॉल होता है। अब ये हो रहा है मॉनसून का रिट्रीट।
ठीक है, यानी मानसून वापस जा रहा है। तो 17 सितंबर के अराउंड से देखो मानसून ने वापस जाना शुरू कर दिया, सेकंड वाले डायग्राम में, है ना, ये राजस्थान के टाइप जगह से। तो ये जब जब मानसून वापस जाएगा ना, तो इस टाइम बिल्कुल सूखी वाली गर्मी पड़ेगी। जो थोड़ा बहुत बादल में पानी बच गया होगा वो बारिश हो जाएगी थोड़ी बहुत, और उसके बाद से क्या देखने को मिलेगा, सूखी हवाएं चलेंगी इस टाइम पे, क्योंकि अब जो है वो धरती से समुद्र की तरफ हवाएं चल रही हैं, धरती पे तो इतना पानी है नहीं, तो मॉइस्चर रहेगा नहीं, तो इस वजह से हवाएं जो है वो सूखी रहेंगी इस टाइम पे। इसलिए विंटर्स में जो विंड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है। तो देखो यहाँ से थोड़ा बहुत ये बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं आ रही है, थोड़ा बहुत पानी लेते हुए जाएंगी, है ना, तो इस वजह से थोड़ी बहुत बारिश यहाँ देखने को मिल जाएगी, थोड़ी बहुत बारिश, बहुत रहे। एज अ रिजल्ट कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी। तो इसी के रिजल्ट में हम क्या देखेंगे कि जो सूखी हवाएं, अभी हमने पीछे पढ़ा क्या, कि आपको एक विंड दिखेगी जाती हुई, और आप क्या देखोगे जब मानसून रिट्रीट होता है तो लैंड से ओशन की तरफ विंड जाती है। तो जब भी लैंड से ओशन की तरफ विंड जाएंगी तो ये विंड ठंडी होंगी और सूखी होंगी, ठीक है। तो दीज विंड जनरली डू नॉट ब्रिंग रेनफॉल, ये रेनफॉल नहीं करती है, लेकिन फिर भी इंडिया के कुछ पार्ट में रेनफॉल देखने को मिलेगा। वो जो एक विंड थी ना, जो आई थिंक 15 अक्टूबर के लमसम एक विंड आ रही है, जो कि आपके तमिलनाडु और कर्नाटक वाले पार्ट को कट करते हुए जा रही है, तो उस वाले पार्ट में थोड़ी बहुत बारिश सर्दियों के टाइम पे देखने को मिलेगी। तो हाउएवर व्हेन द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड पास ओवर द बे ऑफ बंगाल, दे पिक्ड अप मॉइस्चर, वो क्या करते हैं, कुछ मॉइस्चर ले लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश होती है ईस्टर्न कोस्ट पे इंडिया के, स्पेशली तमिलनाडु में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक के कुछ पार्ट में। दस द विंटर मानसून इज इंपॉर्टेंट, विंटर मानसून बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से साउथ ईस्टर्न रीजन इंडिया के मोस्ट, वो मानसून प्ले अ वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल इन इंडिया, है ना। इंडिया में जो लोग हैं, लोगों का जो लाइफ है बहुत अफेक्ट होता है मानसून की वजह से। मोस्ट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मानसून रेनफॉल। ज़्यादातर जो इंडिया का एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड करता है, मानसून पे, रेनफॉल पे। इवन बहुत सारे छोटे किसान आज भी ऐसे हैं जो बारिश पे डिपेंड करते हैं कि कब बारिश होगी और उनके खेत में पानी लगेगा तो वो चावल की खेती कर पाएंगे, धान उगा पाएंगे, ठीक है। तो फार्मर आज भी मानसून पे डिपेंड करते हैं अपनी खेती के लिए। अ गुड मानसून इंश्योर द सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन, एक अच्छा मानसून होगा तो बहुत अच्छा फूड प्रोडक्शन होगा। वाटर सप्लाई क्योंकि रिवर से अच्छा मिल जाएगा, रिजर्वायर से अच्छा मिलेगा, वेल से अच्छा मिलेगा। तो मानसून जो है वो डेली लाइफ को, ट्रांसपोर्ट को, फेस्टिवल्स को, एम्प्लॉयमेंट्स को, सबको अफेक्ट करता है, स्पेशली रूरल एरिया में, ठीक है। अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो फ्लड वाली कंडीशन आ जाएगी, वहीं अगर वीक मानसून रहा तो ट्रॉट यानी सूखा भी पड़ जाएगा, ठीक है। दरअसल मानसून जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को, हमारे लाइफ स्टाइल्स को, हमारे लाइवलीहुड को, है ना, इंडिया में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, डोंट मिस आउट। बात करें डोंट मिस आउट की तो इसमें लिखा हुआ है कालिदास की मेघदूतम। कालिदास जो है उन्होंने अपनी बुक जिसमें लिखी थी मेघदूतम, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 5th सेंचुरी में किस तरीके से मानसून आता था, यानी ऑनसेट ऑफ मानसून के बारे में उन्होंने लिखा है उस बुक के बारे में, कि सेंट्रल इंडिया में किस तरीके से मानसून का ऑनसेट होता था और कौन सा पाथ जो है वो फॉलो करता था। मतलब वो सारे ट्रेसेस लिखे हुए हैं उन्होंने कि कौन कैसे कैसे वो क्लाउड जो है वो पाथ को फॉलो करते हुए जाता था, ठीक है। इसके बाद लेट्स एक्सप्लोर में देखो लिखा है डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में आपको ये बताना है कि किस तरीके से मानसून जो है वो लोगों के जीवन को अफेक्ट करता है। तो आप अपने शब्दों में बताइए, आप ये मानसून देखते हैं तो मानसून से आपको क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर नेक्स्ट है डोंट मिस आउट। डोंट मिस आउट में लिखा है अंडरस्टैंड द नेशनल मानसून मिशन यानी NMM, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड द स्टेट ऑफ द आर्ट वेदर एंड द क्लाइमेट प्रिडिक्शन मॉडल, ठीक है। इसके तहत क्लाइमेट प्रिडिक्शन मॉडल डेवलप किया गया है। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव ही तो जरूरी होता है किसी भी स्कीम का, टू एनहांस द मानसून प्रिडिक्शन इन इंडिया, की मतलब इंडिया में जो मानसून आने वाला है वो कैसा आने वाला है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। एक्चुअल में देखा जाए ना तो इंडिया का मानसून अभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बेशक हमें क्योंकि इंडिया में ना जो मानसून आता है इसके पीछे बहुत सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एक एल नीनो होता है, ला नीनो होता है, एंजो इफेक्ट होता है ना, और भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जिसके वजह से इंडिया के लिए इंडिया में जो है वो मानसून अफेक्ट करता है। तो अभी भी वैसे तो ठीक है, हम लोग बता पाते हैं कि इस साल इंडिया में मानसून कैसा रहा, कैसा रहने वाला है, लेकिन फिर भी अभी भी प्रिडिक्शन में बहुत सारे फॉल्ट देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इंडिया में मानसून जो है वो सिर्फ एक कारण की वजह से नहीं, है ना, बहुत सारे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी एक होता है, उसकी वजह से भी मानसून अफेक्ट करता है। तो इस वजह से इंडिया का मानसून जो है वो बहुत सारे मेजर्स की वजह से अफेक्ट करता है। फिर भी यहाँ लिखा है कि NMM के तहत एक मानसून प्रिडिक्शन के लिए उन्होंने वो किया हुआ है, फ्रेमवर्क पूरा लगाया हुआ है, ठीक है। तो मिशन मौसम इज डिजाइन टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन द वेदर एंड द क्लाइमेट साइंस, ठीक है। द मिशन एम, इसका एम क्या है, मेक द नेशन वेदर रेडी,
एंड क्लाइमेट स्मार्ट, है ना, हमें अपने देश को वेदर रेडी बनाना है, मतलब जैसा भी वेदर हो हम आराम से उसको मैनेज कर लेंगे, एंड क्लाइमेट स्मार्ट बनाना है। मीटिंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड, है ना, एम इसका क्या है, इम्प्रूव करना है हमें अपने वेदर और क्लाइमेट सर्विसेज को, इंश्योर करना है कि टाइमली और प्रिसाइजली हमें पता चल जाए कब क्या होने वाला है, मतलब हम पहले से ही फोरकास्ट कर लें और पहले से ही हमें इन्फॉर्मेशन हो कि ये वाली प्रॉब्लम आने वाली है, ताकि हम बहुत अच्छे से उस डिजास्टर को मैनेज कर पाए। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट हो इसके साथ साथ, ये सारे मेजर्स जो हैं वो हमें इस मिशन के तहत पढ़ने हैं। ठीक है, और इस मिशन के तहत ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। देखो, तो onset of most earth challenge on the earth is facing today such as a climate change। obviously climate change बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इस टाइम पे सबसे बड़ा कंसर्न जो है पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए, वो क्या है, वो है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, और ये ग्लेशियर्स जितनी तेजी से मेल्ट होंगे उतनी तेजी से रिवर्स में वाटर फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा तो फ्लड वाली कंडीशन आएगी, एंड साइक्लोनिक कंडीशन भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा बड़ा डिजास्टर देखने को मिलेगा। एंड इवन यहाँ पर कोस्टल एरिया भी सबमर्ज होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ेगा तो ओशन में भी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि वो जो रिवर्स हैं वो ओशन में तो मिल रहे हैं एट द एंड, एंड ओशन का लेवल अगर बढ़ेगा तो फिर जो कोस्टल एरियाज है वो सबमर्ज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन जो है वो अराइज होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है कि इट रेफर टू द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द वेदर पैटर्न सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, जो कि हमारी एक्टिविटी की वजह से ही हो रहा है, जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल्स को ज़रूरत से ज़्यादा चला रहे हैं, है ना। देखो, फॉसिल फ्यूल जलाने में प्रॉब्लम नहीं है, फॉसिल फ्यूल से एमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत अच्छी गैस है, ठीक है, हमारे लिए बहुत सही है, लेकिन ये होती है क्या, एक्चुअल में एक गर्म गैस है। ठीक है, एक एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी अगर इसकी है तो ये हमारे नेचर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसी की क्वांटिटी अगर बढ़ जाए तो फिर ये क्या करती है, हमारे अर्थ को हीट करना शुरू कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, है ना। तो एक्चुअल में इसकी क्वांटिटी बढ़ने से अर्थ जो है वो गर्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ यही लिखा है कि फॉसिल फ्यूल हम बर्न करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ही तो एमिट होता है। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को काटना। ठीक है, एंड इसके डिफॉरेस्टेशन, अब देखो पेड़ों को काटोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ ही लेगा, अब आपने पेड़ भी काट दिए तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने एमिट किया उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, है ना। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन खराब होती है। फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो हो रहा है, इसके अलावा जो हार्मफुल गैसेज रिलीज हो रही है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वही है कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बढ़ रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स, एटमॉस्फेयर ट्रैपिंग हीट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारे ना एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करा दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। एटमॉस्फेयर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करके ट्रैप कर ले रहा है। अब जब ट्रैप कर ले रहा है ना तो ये हीट बाहर नहीं जा पा रही। जैसे जो सन होता है ना, सन एक्चुअल में सन जो होता है वो इस तरीके से हीट करता है ना। तो जो सन की रेज होती है ना वो मैक्सिमम रेज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बट कुछ हीट जो होती है ना वो इस एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रैप हो जाती है ना। अब ये जो गैसेज है ना, ये गैसेज रिस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम हीट को ट्रैप कराने के लिए। अगर इस गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी हीट उतनी ज़्यादा ट्रैप हो जाएगी, और जितनी हीट ट्रैप होगी अर्थ के अंदर, अर्थ का टेम्परेचर उतना बढ़ेगा, और जितना अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही हमारे लिए क्लाइमेटिक कंडीशन खराब होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ यही लिखा है कि वही उसकी वजह से क्या होगा, फ्लड भी होगा, ड्रॉट भी देखने को, सूखा भी देखने को मिलेगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो सी लेवल भी राइज होगा, डाइवर्सिटीज खत्म होंगी इसके वजह से। क्लाइमेट चेंज जो है नॉट ओनली सिर्फ इकोसिस्टम को ही नहीं बल्कि हमारे हेल्थ को भी प्रॉब्लम करता है, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम होगी, लाइवलीहुड में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो यू मे रिकॉल दैट यू हैव रीड अबाउट द क्लाइमेट चेंज इन योर ग्रेड 8, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी ग्रेड 8 में क्लाइमेट चेंज के बारे में अपने टेक्स्ट बुक में, कि व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू रिड्यूस दिस चेंजेस, हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, है ना, कैसे क्या क्या काम करना चाहिए, जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट का कम यूज़ करें, ठीक है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करें। देखो, टैकलिंग दिस इशू रिक्वायर्ड कलेक्टिंग एफर्ट रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कार्बन एमिशन को कम करो, है ना, और यूज़ करो रिन्यूएबल एनर्जीज को, मतलब ऐसे एनर्जी को जो कि जिसे दोबारा बना सकते हैं और जो क्लीन हो, है ना। प्रोटेक्ट करो फॉरेस्ट को, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को आप डेवलप करो, यानी एक ऐसी लाइफस्टाइल जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को भी हेल्प मिले। ठीक है, एक छोटे छोटे स्टेप जो है यही एक बहुत बड़े चेंज को लेके आएंगे। ठीक है, और एवरी ह्यूमन बीइंग प्लेइंग अ वाइटल रोल, हर एक ह्यूमन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप अपने एनवायरनमेंट को और अपने फ्यूचर को हेल्दियर और ग्रीनर रखने के लिए। ठीक है, तो देखो ऑप्शन देखो, ट्रांसपोर्ट, आई यूजुअली वॉक, यूज अ साइकिल, बिल्कुल सही बात है ना। यूज़ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये भी ठीक है, पर अगर आप अपनी प्राइवेट कार को यूज़ करें तो ये बहुत इम्पैक्ट देता है।
ये एनवायरनमेंट को बहुत इम्पेक्ट करेगा। टेक अ फ्लाइट मोर देन ट्वाइस अ ईयर, ठीक है, मतलब आप फ्लाइट ले रहे हैं एक साल में 2 बार से ज़्यादा आप फ्लाइट ले रहे हैं, तो ये भी आपके ये भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यूज़, आई ऑलवेज स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, बिल्कुल ठीक है ना। और कभी कभी मैं भूल जाती हूँ अप्लायंसेस को ऑफ करना, तो ये मीडियम इम्पैक्ट देता है, लेकिन मैं हमेशा जलते हुए छोड़ देती हूँ, ये बहुत हाई रिस्क देता है, बहुत हाई इम्पैक्ट देगा। आई समटाइम वेस्ट वाटर, कभी कभी मैं वाटर को वेस्ट कर देती हूँ, कभी कभी मैं नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, मैं हमेशा वाटर को वेस्ट मतलब प्रोटेक्ट करती हूँ। जैसे ही मेरे को ज़रूरत नहीं होगी तो मैं टैप को जो है वो बंद कर दूँगी, क्लोज कर दूँगी। और फिर रेयरली अबाउट द सेविंग वाटर, waste and plastics, I reuse, recycle and avoid the single use of plastic, ठीक है। I sometimes use disposable plastic, तो ये इसमें से आपको ये बताया हुआ है कि स्टेप, फिर उसके बाद से स्टेप 2, स्कोर योरसेल्फ, फिर आपको अपने आप को स्कोर करना है कि आप किस में से किस किस चीज़ को क्या क्या करते हो, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को पॉइंट्स देने हैं, ठीक है। फिर स्टेप 3, माई क्लाइमेट एक्शन प्लेज, मतलब आपको आपको क्या वो करना है, आप अपना प्लेज यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपको अब आने वाले टाइम पे क्या करना है जिसकी वजह से क्लाइमेट को आप इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। तो इसके बाद से लास्ट हम पढ़ते हैं, प्लेस एंड द रिलीफ ऑपरेशन वर कैरिड आउट, द ओवरऑल इम्पैक्ट इज डिवास्टेटिंग, द स्टेट सफर हैवी इकोनॉमिक लॉसेस, ठीक है, सोशल डिस्ट्रप्शन एंड एनवायरमेंटल डैमेज, अंडरस्कोरिंग द अर्जेंट नीड फॉर इम्प्रूविंग द फ्लड मैनेजमेंट एंड प्रिपेयरनेस कॉजेस, कारण क्या है फ्लड के, है ना। तो देखो ये पहले पढ़ते हैं पंजाब फ्लड केस 2025 वाला। पंजाब में बहुत अच्छी खासी बाढ़ देखने को मिली थी, हैवी रेनफॉल अचानक से, जबकि ये वो रीजन है जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती। तो वहाँ पर अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से ये जो सतलुज, ब्यास और रावी जो रिवर है, ये रिवर ओवरफ्लो हो गई थी, है ना, जिसके इस फ्लड की वजह से स्टेट में बहुत बहुत मेजर लेवल पे डिजास्टर देखने को मिला था। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड खत्म हो गए, हाउसेस गए लोगों के, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स खत्म हुए, रोड ब्रिजेस सब बेकार हो गए थे। तो वाइल द वाटर स्टार्टेड टू रिसाइड इन सम प्लेसेस, रिलीफ ऑपरेशन, है ना, जब जब ये वाटर जाना स्टार्ट हुआ तो कुछ जगह पे रिलीफ ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन हम जब जब ये वाटर जाना स्टार्ट हुआ तब एक्चुअली में पता लगा कि बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिला, इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, सोशल डिस्ट्रप्शन हुआ, एनवायरमेंटल डैमेज भी देखने को मिला, है ना, जिसकी वजह से फ्लड मैनेज मतलब एक्चुअल में पंजाब एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत जल्दी बारिश इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है, वहाँ एकदम से फ्लड वाली कंडीशन आई थी उस टाइम पे। तो कारण क्या रहा इसका, अब पहले अफेक्ट देखते हैं, इसके अफेक्ट क्या हुए। बहुत लोगों की जानें गई इसकी वजह से, थाउजेंड ऑफ पीपल्स जो है वो अपने घरों को छोड़ के उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ा, तो उनके घर का जो भी सामान है, उनका खुद का घर भी जो है वो सब बेकार हो गया। इसके अलावा बहुत सारे खेत जो थे वो ऐसे ही पानी में ढह गए, जो मतलब जो उन्होंने धान उगा रखे थे सारे के सारे धान ऐसे ही रह गए थे। उसकी वजह से पोल्ट्री और जो डेयरी फार्म्स हैं वो सारे डैमेज हुए, डिस्ट्रॉय हुए, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो स्टक होके वहीं पर बीमार होके मर गए। इसके अलावा रोड ब्रिजेस और ये सारी चीज़ें डैमेज हुई। उसकी वजह से मर्क स्टैंडिंग वाटर कॉज अ हेल्थ प्रॉब्लम, अब जो रुका हुआ पानी था उसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम जैसे वाटर बॉर्न डिसीजेज स्टार्ट हो गई, ठीक है, सैनिटेशन कंसर्न यहाँ पर स्टार्ट हो गया। कारण क्या रहा, पहले पहले तो नेचुरल कॉज देखिए। इन 2025 पंजाब जो है उसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिला, विच वर इंटेंसिफाइड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक्चुअल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत ज़्यादा हुआ। इवन मोर मॉइस्चर एंड रेन, इट रेन नॉट ओनली इन द पंजाब, सिर्फ पंजाब में नहीं बट ऑल्सो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सारी जगह पे। लेकिन मेजर रिवर्स पंजाब की जो थी सतलुज, ब्यास और रावी और एक झग्गर रिवर थी, यहाँ पर ऑलरेडी वो ओवरफ्लोड थी, है ना। और फिर उसके बाद हैवी वाटर की वजह से, जो हैवी रेनफॉल की वजह से और क्या हुआ, और हालत जो है वो बदतर हो गई। फिर उसकी वजह से क्या हुआ, व्हेन एडिशनल रेन फेल, फिर और बारिश हुई तो उसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो बहुत हिट हो गया, जिसकी वजह से ओवरफ्लोज देखने को मिले रिवर्स, और बाद में बहुत ही सीवियर फ्लड देखने को मिला। ह्यूमन मेड कॉज क्या रहा, देखो, तो फ्लड में वॉर फर्दर एग्रीवेटेड बाय द वीक एंड द ओल्ड रिवर एम्बेकमेंट, देखो हाँ, तो रिवर्स जो था, रिवर का एम्बेकमेंट जो था वो पुराना था, इस वजह से, है ना। इसके वजह से और लिखा हुआ है यहाँ पर दूसरी बंद, विच कुड नॉट स्टॉप द राइजिंग वाटर, मतलब जो एम्बेकमेंट था वो बहुत पुराना हो चुका था, तो वो जो बढ़ता हुआ पानी था उसको रोक नहीं पाया, तो पानी जो है वो डायरेक्टली ओवरफ्लो होकर बाहर आ गया। तो पीपल ऑल्सो बिल्ड द हाउसेस एंड द फार्म्स टू क्लोज टू द रिवर, इसके अलावा लोगों ने घर और जो खेत थे वो नदी के बहुत पास बना रखे थे, है ना, तो इस वजह से जो फ्लडेड वाटर था वो सब के सब लेके बहा के लेके चला गया। इसके बाद
मड हैज़ कलेक्टेड इन द रिवर एंड डैम रिड्यूसिंग द कैपेसिटी। अब ऑलरेडी जो बारिश जो पानी आता है, पानी की वजह से मड जो है, जो मिट्टी थी, मिट्टी कलेक्ट हो रखी थी डैम के ऊपर, तो मिट्टी की वजह से पूरा स्पेस भर गया था, तो पानी जो है, पानी को जगह नहीं मिली, तो वो इसलिए ओवरफ्लो होके भी बाहर चली गई। इसके अलावा ये सारे जो हैं ये सारे इसके इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि टाइम पे जो है वो वार्निंग कंडीशन नहीं पहुंच पाई, क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, लोगों को पता भी नहीं चला और ऐसी ऐसी कंडीशंस हो गई। तो और ये सारे फैक्टर्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे इतने सीवियर डैमेज को देखने के लिए। और आप देख सकते हो रिलीफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पानी देखो कहाँ कहाँ तक आया हुआ है ना, लोगों के कहाँ कहाँ तक पानी हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको इसके सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट हो आपसे जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, उनकी भी हेल्प हो सके। तो तब तक के लिए पढ़ते लिए और बाय बाय एंड टेक केयर।